Good morning, friends. So today we can again start with the fourth chapter and that name is genetics. तो genetics में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो बहुत सारे नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बिना वक्त गवाए आज का हमारा ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये जो चौथा चैप्टर है, इसमें आज का जो टॉपिक है वो है नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे टोटल 5 टाइप्स के इनहेरिटेंस है। जो पहला है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा जो है वो कोडोमिनेंस, थर्ड दैट इज मल्टीपल एलिजन्स, फोर्थ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और लास्ट जो है दैट इज प्लियोट्रॉपी। तो ये 5 के बारे में आज हमें ये डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वर्ड से ही पता चलता है कि यहाँ पे कंप्लीटली डोमिनेंस मतलब कोई भी डोमिनेंस है नहीं। सो यहाँ जब प्रैक्टिकल किया था मेंडल्स ने तो यहाँ पे रिजल्ट्स क्या मिला, यहाँ पे ऐसे भी रिजल्ट्स मिले जिसमें दो जो मेंबर होते हैं ग्रुप में, दोनों में से कोई डोमिनेंट नहीं हुआ। मतलब वन मेंबर दैट इज नॉट अ डोमिनेंट, सेकेंड मेंबर दैट इज आल्सो नॉट अ डोमिनेंट। तो मिला क्या? तो इसमें इस तरह का रिजल्ट मिला जो ये दोनों के बीच वाला हो। मतलब क्या हुआ कि हाइब्रिड रिजल्ट मिला हमें। So that types of the result that is called as incomplete dominance। अब आपको पता चल गया होगा। अब हम उसको डिफाइन करते तो किस तरह से करते हैं कि जब ये प्रैक्टिकल हुआ था on the pea plants, that should be repeated using the in other plants। So it was found that sometimes the F1 had a phenotypes that do not resemble either of the two parents, was in between the two। मतलब दोनों में से कोई डोमिनेंट नहीं हुआ और यहाँ पे बीच वाला रिजल्ट हमें मिला। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बेस्ट जो एग्जांपल दैट इज द कलर ऑफ द फ्लावर्स इन द डॉग फ्लावर और स्नैपड्रैगन। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द स्नैपड्रैगन? सो दैट इज द एंटीराइनम मेजस। सो एंटीराइनम स्पीसीज की बारे में हम बात करें तो यहाँ पे रेड एंड व्हाइट्स, यहाँ पे हमने सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे हमने रेड और ये व्हाइट का हमने क्रॉस करवाया तो रिजल्ट क्या मिला? हमें पिंक कलर के फ्लावर्स हमें प्रोड्यूस हुए। मतलब ना ही रेड प्रोड्यूस हुआ ना ही हमें व्हाइट प्रोड्यूस हुआ, लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट रिजल्ट मिला। वो रिजल्ट जो मिला आप देख सकते हो वो है पिंक। तो हम रेड फ्लावर्स के जीनोटाइप्स की बात करें तो यहाँ पे हम उसको कैपिटल आर आर लिख देते हैं क्योंकि वो डोमिनेंट है, और व्हाइट फ्लावर से जिसको हम स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं। अब उन दोनों के बीच हमने क्रॉस करवाया तो हमारा जो रिजल्ट मिला वो हाइब्रिड रिजल्ट हमें मिला। तो जो कलर मिला वो है पिंक कलर। सो व्हेन द F1 was self pollinated, the F2 resulted in the flowering ratio, that is one part that is red flower, two part that is pink flower and one part that is white flowers। तो ये हमें जीनोटाइप मिला, इसमें मिला सेकेंड F2 जनरेशन। हम उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ हम कंपैरिजन करें यहाँ पे तो किस तरह से वो कंपेयर हो सकता है? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपने देखा था कि हमें जो रिजल्ट मिला था वो 3:1 मिला था, लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है वो 1 फ्लावर्स रेड मिल रहा है, 2 फ्लावर्स पिंक मिल रहा है और 1 फ्लावर ऐसा भी मिल रहा है जो व्हाइट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो रिजल्ट मिला वो फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिला? 1:2:1। यहाँ पे ना व्हाइट डोमिनेंट हुआ ना ही रेड डोमिनेंट हुआ, लेकिन हमें रिजल्ट क्या मिला? जो डोमिनेंट वाला मिला वो पिंक वाला मिला, जो दोनों मेंबर में से कोई मेंबर नहीं है। इसीलिए तो इस टाइप्स के इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका मेन नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस बिकॉज ऑफ द आउट ऑफ द टू मेंबर नो वन इज डोमिनेंट। सो यहाँ पे जो फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो है F2 प्रोजेनी की हम बात करें तो यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों रेशियो हमें 1:2:1 मिला। तो दोनों का हमें सेम ही रेशियो मिला। तो ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि ऐसा कौन सा डोमिनेंस है जिसमें फिनोटाइप एंड जीनोटाइप का रेशियो सेम होता है? तो यहाँ पे क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसके एमसीक्यू के बारे में हम देखते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस स्नैपड्रैगन? एंटीराइनम स्पीसीज, धतूरा, इंडिगोफेरा, टिक्टोरिया
एंड फोर्थ इन सिबेनिया। तो राइट आंसर है एंटीराइनम स्पीसीज। इसके बाद दूसरा जो एमसीक्यू है, व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, 1:3, 1:2:1, 9:1 और 1:9। तो राइट आंसर है दैट इज 1:2:1। अब दूसरा जो डोमिनेंस है वो है कोडोमिनेंस। तो अब हम कोडोमिनेंस के बारे में पढ़ते हैं। कोडोमिनेंस मतलब क्या है? सो डोमिनेंस दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वर्जन ऑफ द जीन, दैट इज कोडोमिनेंस। सो यहाँ पे जो बेस्ट एग्जांपल है जो कोडोमिनेंस का, तो वो है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स, और दूसरा जो है सीड कोड पैटर्न एंड साइज इन लेंटिल प्लांट्स। तो ये दोनों अच्छे एग्जाम्पल है ये कोडोमिनेंस के। तो हम ये पहला जो एग्जाम्पल है वो देखेंगे बिकॉज एनसीईआरटी में यही दिया है। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स के बारे में हम देखेंगे। तो हम कोडोमिनेंस की हम बात करें, सो इट इज द इनहेरिटेंस इन विच बोथ द allele जीन आर एक्सप्रेस इन हाइब्रिड्स। यहाँ पे जो दो एलील थे और दोनों जो एक्सप्रेस होते हैं वो भी हाइब्रिड में एक्सप्रेस होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स के बारे में, तो यहाँ पे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द जीन आई एंड दैट कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ द सुगर पॉलीमर जिसे हम एंटीजन्स कहते हैं। और ये जो जीन है इसके पास 3 एलील्स है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन बी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिसमें ए भी नहीं है और बी भी नहीं है। सो ए और बी की हम बात करें इम्यूनोग्लोबुलिन्स, सो दैट प्रोड्यूस द स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शुगर। लेकिन यहाँ पे जो allele I है that does not produce any types of the sugar। सो अब ये, तो यहाँ पे हमने 4 ब्लड सैंपल लिए हैं, आप देख सकते हो स्लाइड्स में, और ये 4 अलग अलग हमने ब्लड सैंपल लिया है। जो पहला जो ब्लड सैंपल है इसमें हमने तीनों स्लाइड में ब्लड सैंपल ले लिया है, और पहला जो स्लाइड है इसमें हमने डाला है एंटीबॉडी ए, दूसरा जो स्लाइड है इसमें हमने डाला है एंटीबॉडी बी, और जो तीसरा है वो एंटीबॉडी डी, और वो हमारा डिसाइड करेगा वेदर द ब्लड ग्रुप इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप पहले स्लाइड में देख सकते हो कि एंटीबॉडी यहाँ पे हमने डाला है तो वहां पे एग्लूटिनेशन रिएक्शन हुआ है, दूसरे में रिएक्शन नहीं हुआ है, और तीसरे में रिएक्शन हुआ है। उसका मतलब ये हुआ कि ब्लड ग्रुप आएगा ए पॉजिटिव। ऐसा ही दूसरा सैंपल है, वहां पे ए में नहीं हो रहा है एग्लूटिनेशन, बी में हो रहा है और डी में हो रहा है, मतलब बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा। वैसा ही थर्ड सैंपल में आप देख सकते हो कि बी और डी तीनों में एग्लूटिनेशन हुआ है, इसीलिए ब्लड ग्रुप होगा ए बी पॉजिटिव। और चौथा जो ब्लड सैंपल है जिसमें कोई भी स्लाइड्स में यहाँ पे अग्लूटिनेशन नहीं हुआ है, उसका मीनिंग ये हुआ कि ब्लड ग्रुप होगा वो ओ नेगेटिव होगा। अब बारी है ब्लड ग्रुप और उसके जीनोटाइप्स के बारे में। तो ब्लड ग्रुप ए होता है तो जीनोटाइप कौन से हो सकते हैं? तो दो मेंबर्स होते हैं, सो दोनों में इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए हो सकता है, या तो एक में इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए और दूसरे में इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। ऐसा ही बी में आप देख सकते हो, बी भी होगा और दूसरे में इम्यूनोग्लोबुलिन्स बी और आई होगा। ए बी होगा तो यहाँ पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट हो गए, इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंड इम्यूनोग्लोबुलिन बी। ओ होगा तो कोई भी एंटीजन प्रेजेंट होगा नहीं, इसका मीनिंग ये हुआ कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स दोनों जीनोटाइप्स होंगे। अब देखते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन के दौरान जो बच्चे में कौन सा ग्रुप आता है, इसके बारे में जानने से पहले हम पेरेंट्स 1 और पेरेंट्स 2 के अलील्स के बारे में देख लेते हैं। अगर पेरेंट्स 1 का जो ब्लड ग्रुप ए होता है तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए आएगा, और दूसरे में भी इम्यूनोग्लोबुलिन ए है। ऐसे केसेस में जीनोटाइप क्या हो सकता है? तो जीनोटाइप होगा वो इम्यूनोग्लोबुलिन ए होगा, और फिनोटाइप होगा ए। वैसा ही दूसरा केस में आप देख सकते हो कि अगर पेरेंट 1 में ए है इम्यूनोग्लोबुलिन, दूसरे में इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, तो जीनोटाइप हुआ यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन और इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और फिनोटाइप हुआ सेम चीज आप दूसरे में बी के साथ कर सकते हो, जिसमें फिनोटाइप हमें बी और दूसरे में भी फिनोटाइप बी मिला। और इन द केस ऑफ, अगर मान लीजिए कि पहले पेरेंट्स में इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए है, एंटीजन ए प्रेजेंट है, दूसरे में एंटीजन बी प्रेजेंट है, तो जीनोटाइप क्या होगा? इम्यूनोग्लोबुलिन बी, और फिनोटाइप होगा वो ए बी होगा। तो और लास्ट में दोनों का ओ है, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन से, तो इसमें जीनोटाइप होगा इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और साथ में फिनोटाइप होगा वो ओ हो। तो इस तरह से हम यहाँ पे बच्चे का भी यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है वो
जान सकते हैं। अब देखिए ये बेस्ट एग्जांपल दिया है कि फादर जो है वहां पे ए ग्रुप है फादर्स को, मदर्स को बी ग्रुप है। तो ऐसे केसेस में बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप आ सकता है? पहले सिचुएशन की हम बात करें तो यहाँ पे एंटीजन रिलीज किया फादर ने इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए, और मदर में से इम्यूनोग्लोबुलिन्स आया। तो इन दैट पर्टिकुलर केस फीटस में आ सकता है ए ग्रुप। दूसरे में मान लीजिए कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स यहाँ पे कोई भी एंटीजन रिलीज नहीं किया फादर ने और मदर में से बी आया है, तो बी ब्लड ग्रुप होगा। फादर में और मदर में से बी दोनों में आया तो यहाँ पे बच्चे में ए बी ग्रुप आ सकता है। और लास्ट केस में आप देख सकते हो कि वहां पे बच्चे में ए भी नहीं है बी भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे में ओ ग्रुप आ सकता है। वैसा ही एक दूसरा केस है कि जहां पे फादर का जो भी ब्लड ग्रुप है वो ए बी ब्लड ग्रुप है और मदर का ओ है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस बच्चे में क्या आ सकता है? तो पहला केस में हम देखें तो वहां पे फादर में कोई एक रिलीज करेगा एंटीजन को, यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए रिलीज किया और मदर में से इम्यूनोग्लोबुलिन्स, तो इन दैट पर्टिकुलर केस बच्चे में आ सकता है। दूसरे केस में देखो तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बी है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस बच्चे में बी ग्रुप आ सकता है। तो इस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे आप डायरेक्टली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब तीसरा जो यहाँ पे नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है वो है मल्टीपल एलिजम्स। अब मल्टीपल एलिजम्स की यहाँ पे हम बात करें सो दैट इज द प्रेजेंस ऑफ, नाम से ही पता चलता है मल्टीपल एलिजम्स का मतलब होता है एक से ज्यादा एलिजम। तो यहाँ पे डेफिनेशन किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू एलील्स ऑफ अ जीन टू गवर्न द सेम कैरेक्टर। तो यहाँ पे कौन सा, तो यहाँ पे भी हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 एलील्स है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन बी और इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम बात करें कोई भी इंडिविजुअल की, तो यहाँ पे जो 2 एलील्स हर एक कोई भी इंडिविजुअल होता है तो इसमें 2 एलील ही प्रेजेंट होते हैं, या तो ए बी, या तो बी और ए, या तो दोनों में से कोई एक होगा और इम्यूनोग्लोबुलिन्स होगा, लेकिन तीनों तो साथ में कभी नहीं हो सकता। लेकिन हम पॉपुलेशंस की बात करें तो यहाँ पे हमें मल्टीपल एलीज फाउंड हो सकते हैं। सो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिजम्स। सो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हमने जो चौथा इनहेरिटेंस देखा है वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? सो इट इज द इनहेरिटेंस इन विच सम ट्रेट दैट इज कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ द जीन। मतलब मल्टीपल जीन से वो इनहेरिटेंस कंट्रोल होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं ह्यूमन स्किन कलर की, ह्यूमन हाइट की बात करूं, तो यहाँ पे आपको दिख सकता है ये वहां पे कि बहुत छोटा भी हाइट है और बहुत लंबा भी हाइट है। स्किन कलर में भी आप देख सकते हो डार्क स्किन कलर है और एक फेयर स्किन कलर है। तो ये होता क्यों है? सो बिकॉज ऑफ द डोमिनेंट एंड रिसेसिव टाइप्स ऑफ द जीन। तो ये कंसीडर होता है और इसमें थोड़ा इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट का भी होता है। सो ये भी यहाँ पे इफेक्ट कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कि किसमें लाइट कलर होता है और किसमें डार्क कलर होता है, किसमें हाइट छोटी होती है और किसमें हाइट बड़ी होती है। तो मान लीजिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि 3 जीन है, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। तो ये जो कैपिटल ए बी सी मतलब डोमिनेंट है, अगर तीनों डोमिनेंट तौर पे यहाँ पे हैं, सो दैट इज रिलेटेड फॉर द डार्केस्ट स्किन। अगर तीनों डोमिनेंट है तो डार्क स्किन होगा, अगर तीनों रिसेसिव है तो लाइट स्किन यहाँ पे हो सकता है। अब मैंने बेस्ट एग्जांपल ये लिया है कि यहां से आपको तुरंत पता चल जाए। अगर जीनोटाइप है वो सभी जो हम 3 जीन देखे थे वो तीनों ग्रुप में होते हैं, मतलब ये पेयर में होते हैं, तो टोटल हुआ 6 जीन्स, 6 एलील्स। तो यहाँ पे सभी जो एलील्स है वो डोमिनेंट होते हैं, सो दैट गिव्स द डार्केस्ट स्किन कलर। जो पहला जो हमारा यहाँ जो पिक्चर फॉर्म है तो वो डार्केस्ट स्किन है बिकॉज ऑफ दी ऑल डोमिनेंट एलील्स। दूसरा जो है इस इन दैट पर्टिकुलर केस आप देख सकते हो कि सभी रिसेसिव एलील्स है, तो यहाँ पे ये जो स्किन है वो फेयर है, मतलब लाइटेड स्किन कलर है। और तीसरे में आप देख सकते हो कि वो इंटरमीडिएट लग रहा है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ
6 एलील है, इसमें से 3 है वो डोमिनेंट है और 3 है वो रिसेसिव। उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इंटरमीडिएट स्किन कलर हमें मिल रहा है। तो ये तीनों में से आपको यहाँ पे इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि डार्केस्ट स्किन कलर किस तरह से पॉपुलेशन में होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली रिलेटेड विद द डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स। इसके बाद हम बात करें प्लियोट्रॉपी की। तो व्हाट इज द प्लियोट्रॉपी? सो यहाँ पे एक ही जीन होता है बट दे अफेक्ट मोर देन वन कैरेक्टर, सो दैट इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी। ओकेजनल की हम बात करें तो सिंगल जीन होता है दैट प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, दैट सिंगल जीन में रिलेटेड टू मोर देन वन कैरेक्टर। मतलब एक ही जीन होता है एंड दैट शुड बी रिलेटेड विद मोर देन वन कैरेक्टर, सो दैट इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में कि ये जो सिंगल जीन है यहाँ पे दे एग्जिबिट द मल्टीपल ट्रेट्स। तो ये जो हुआ दैट इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी। अब हम इसका एग्जांपल लेके आपको बताते हैं कि फॉर एग्जांपल स्टार्च सिंथेसिस इन द पी सीड्स that is controlled by the one gene and that has a two allele. One is capital B that is dominant and one is small b that is recessive. अब स्टार्च का जो सिंथेसाइज होगा वो इफेक्टिवली कब हो सकता है? जब ये दोनों एलील डोमिनेंट हो। तो दोनों एलील डोमिनेंट मतलब यहाँ पे होमोजाइगोट्स मिलेगा और देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन दैट शुड बी प्रोड्यूस अगर दोनों डोमिनेंट है। सेम चीज मान लीजिए कि दोनों कैसे हैं, दोनों रिसेसिव है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होगा? स्मॉल बी इसे भी हम होमोजाइगोट्स बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दैट शुड बी लेसर एफिशिएंसी इन स्टार्च सिंथेसिस। सो यहाँ पे हमें ग्रेन्स कैसे मिलेंगे? वो स्मॉलर साइज के ग्रेन्स मिलेंगे और आगे में हमें कैसा मिला था? लार्ज ग्रेन स्टार्च ग्रेन हमें प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन दूसरे में स्मॉलर स्टार्च ग्रेन हमें प्रोड्यूस हुआ। आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ दिस सीड, यहाँ पे जो दोनों डोमिनेंट सीड्स हैं आर राउंड एंड वेयरएज दोनों जो स्मॉल सीड्स हैं वो रिंकल सीड्स होंगे। मतलब यहाँ पे ये जो होता है वो शेप ऑफ द सीड्स भी डिसाइड करता है। अब सोचिए कि यहाँ पे हमें जो दो एलील्स हैं, एक है डोमिनेंट कैपिटल बी और दूसरा है रिसेसिव स्मॉल बी, लेकिन मानिए कि यहाँ पे दोनों में से कोई भी रिजल्ट हमें नहीं मिला। दोनों में से मतलब दोनों में से एक एक एलील हमें प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा? जो पैर होंगे इसमें एक कैपिटल बी होगा और एक स्मॉल बी होगा, मतलब एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव होगा। इन दैट पर्टिकुलर केस हमें ग्रेन्स कैसे मिलेंगे? इंटरमीडिएट साइज के हमें ग्रेन्स मिल सकते हैं। So that intermediate size of the grains that should be related with the incomplete dominance जो हमने आगे अभी देखा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, प्लियोट्रॉपी क्या है, कोडोमिनेंस क्या है, मल्टीपल एलिजम्स क्या है। तो ये सभी एक साथ रिलेटेड है। अब आपका कंसेप्ट मुझे लग रहा है कि परफेक्टली क्लियर हो गया होगा। सो ये रहे जीन्स। आप देख सकते हो कि लार्ज स्टार्च ग्रेन अगर हुए तो यहाँ पे कैपिटल बी मतलब दोनों मेंबर्स डोमिनेंट है तो हमें लार्ज राउंड साइज पी सीड्स मिल सकते हैं। दोनों स्मॉल हैं तो स्मॉल रिंकल सीड्स मिल सकते हैं। अगर एक स्मॉल और एक एक कैपिटल में मतलब मीडियम स्टार्च ग्रेन हमें मिल सकते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव के केस में। अब इसके एमसीक्यू के बारे में देखते हैं। बेस्ट एग्जांपल फॉर कोडोमिनेंसी इज फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, हाइट ऑफ द पी प्लांट्स एंड नन ऑफ दिस। ये इजी बहुत इजी क्वेश्चन, दैट इज द ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। व्हाट इज द प्लियोट्रॉपी? अ सिंगल जीन इफेक्ट मोर देन वन कैरेक्टर, two genes affect more than one character, more than one genes and single gene affect only one character. So right answer है single gene में affect more than one character. अब हम explain करते हैं concept of dominance के बारे में। Every gene that contain the informations to express a particular traits. तो कोई भी जीन होता है, हर एक जीन होता है, सो दैट कंटेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पर्टिकुलर ट्रेट। मानिए कि इन डाइप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स देयर आर टू कॉपीज ऑफ ईच जीन, दो कॉपीज होती है पेयर में। अब हर एक बार तो ये दो एलिस ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही होंगे, या तो दोनों डोमिनेंट या दोनों रिसेसिव। इस तरह का तो पॉसिबिलिटी कई बार नहीं भी होता है।
तो ये दो मेंबर में से क्या होता है, एक डोमिनेंट होता है और दूसरा क्या होता है, रिसेसिव होता है, जस्ट लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने देखा था। सो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट हैपन, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। सो अ जीन दैट कंटेन द इंफॉर्मेशंस, जो जीन होता है, सो दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग द एंजाइम्स। अब सोचिए कि यहाँ पे दो कॉपीज हमें जीन की मिल रही है, मतलब दो एलिक फॉर्म्स हमें मिल रहे हैं। हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो नॉर्मल एलिस होते हैं दैट प्रोड्यूस द नॉर्मल एंजाइम्स, सो दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एस। सो वो तो नॉर्मल केस में हो रहा है। अगर मानिए कि थियोरेटिकल की हम बात करें तो यहाँ पे मॉडिफाइड जो एलिस होते हैं दैट कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑप्शन। ये तीन ऑप्शन है जिसमें जो पहला है वो नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है, दूसरा जो है वो है नॉन फंक्शनल एंजाइम और तीसरा है नो एंजाइम एट ऑल। तो ये हुआ कि मॉडिफाइड एलिस है दैट could be responsible for the production of these three types of the enzymes। तो हम हर एक का देखते हैं कि अगर ये पहला जो केस है इसमें होता है क्या कि यहाँ पे जो मॉडिफाइड एलिस है वो इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलिस, कब, कि जब ये सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करे जो हमें नॉर्मल में मिला था। तो इन दैट पर्टिकुलर केस दैट शुड बी रिलेटेड विद द अनमोडिफाइड द एलील, मतलब ये नॉर्मल है। सो सच इक्विवेलेंट्स दैट एलील पेयर आर वेरी कॉमन। अब ये दूसरा केस लेते हैं। इफ द एलील दैट प्रोड्यूस लेस और नो फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम the phenotypes, now it should be very affected। तो यहाँ पे होगा क्या, so the phenotypes will only be dependent on the functioning of the unmodified allele। तो वो किस पे डिपेंड होता है, फंक्शनिंग ऑफ द अनमोडिफाइड एली पे वो डिपेंड होगा। सो मोडिफाइड एंड अनमोडिफाइड एली, सो इन अनमोडिफाइड एली विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल टाइप फिनोटाइप इज द डोमिनेंट एली, जो हमें अनमोडिफाइड एली में दैट रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप, मतलब यहाँ पे हमें नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो मॉडिफाइड एली है दैट इज जनरली द रिसेसिव एलीज। अब इसके एमसीक्यू के बारे में देखते हैं। विच आर नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल, टू जीन, टू एलिस, टू कैरेक्टर्स और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या होगा, टू एलिस नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल। If the alleles produce a less functional enzyme, so option 1, phenotype may be affected, genotype may be affected, phenotype may not be affected or genotypes may not be affected। तो सही आंसर क्या है कि अगर लेस फंक्शनल एंजाइम मिला तो फिनोटाइप्स यहाँ पे अफेक्टेड होगा ही होगा। तो बच्चों यहाँ पे ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस टॉपिक खत्म होता है। तो कल हम फिर से नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।